नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन। आज हम लोग संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत संविधान में जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, या फिर और बहुत सारी चीज़ जो भी है, केंद्र राज्य संबंध हो, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, पंचायती राज, नगर पालिका, जितने भी तमाम प्रकार के हैं, उनका हम सार बात जो है वो करने जा रहे हैं समरी के रूप में। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा उपयोगी है, कम टाइम है हमारे लिए, इसलिए जो ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट उसको हम लोग कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर इसको आप लोग अच्छे से समझ गए, याद कर लिए, तो बाकी जितने भी डिटेल वाला है, चाहे आपातकाल संबंधित हो, सब क्या है लगभग सुने रहेंगे तो बनने लायक स्थिति में रहेंगे। तो शुरू करते हैं देरी न करते हुए। पहला इसमें लिखा है, भारत में संप्रभुता किसमें निहित है। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, सब क्या है वन लाइनर है आंसर क्वेश्चन। भारत में संप्रभुता जनता में निहित है। किसमें निहित है, याद रखेंगे, जनता में निहित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संप्रभुता। तो जितने भी शक्ति है, मेन मेन शक्ति किसके पास है, जनता ही है। अगर जनता चाहे तो उसको मतलब कोई भी उम्मीदवार है उसको बना सकती है शासक के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में। अगर जनता नहीं चाहेगी तो क्या है, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि चुनाव हमारा देश में क्या होता है, लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक है। इसका अर्थ क्या होता है कि जनता द्वारा चुनाव होता है, चाहे अप्रत्यक्ष माध्यम से हो या फिर प्रत्यक्ष माध्यम से हो। और एक होता था पहले जो राजा महाराजा होते थे, उस टाइम को सरकार को क्या बोला जाता था राजतंत्रात्मक या वंशानुगत। वंशानुगत मतलब क्या होता है, वंश से स्पष्ट है। जैसे हम लोग फैमिली में बात करते हैं, ये हमारे वंश का नहीं है, वंश पूर्वज, ये सब बात करते हैं ना। वंशानुगत शासन ऐसा शासन होता है जिसमें मान लो मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं अगर संन्यास धारण कर लेता हूँ, जो भी है मतलब इस्तीफा दे देता हूँ मैं, या फिर मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरा जो भाई बहन जो भी रहेंगे या फिर मेरे बच्चे रहेंगे, मैं उनको बनाऊंगा ऐसे करके। जनता के इसमें कोई हाथ नहीं रहेगा, मैं अपनी मर्जी से बना दूंगा, फिर वो उनकी मर्जी से अपने बेटे को बनाएंगे ऐसे। वो क्या कहलाता है, राजा महाराजा वाला वंशानुगत शासन कहलाता है। लेकिन अभी ऐसा है क्या, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी जी शासन पे हैं, प्रधानमंत्री पे हैं। ठीक है ना, वो मान लो दो तीन कार्यकाल और कर लेते हैं मान लो, उसके बाद जो है उनके जो भाई बनेंगे या उनके बच्चे हैं, उनके भतीजे वो बनेंगे। ऐसा क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, जनता द्वारा निर्वाचन होगा लोकसभा के माध्यम से, फिर चुना जाएगा। क्लियर है आप सभी को। तो भारत में संप्रभुता किस में निहित है, जनता में निहित है। उसके बाद है, याद रखेंगे, भारत का प्रस्तावना है, ये भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित कब किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। दस्तावेज मतलब वही प्रस्तावना पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जो नियम कानून की बुक थी। उसके बाद थर्ड लिखा है, संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका को प्रस्तावना भी बोला जाता है। संविधान की उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि, मैंने बताया था, अंगीकरण बोलिए, अधिनियमित बोलिए, या फिर क्या बोलिए, आत्मर्पित बोलिए, सब क्या है, एक ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर 1949, ना कि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। ठीक है, वो डेट अलग है, लागू हुआ है वो सिर्फ वही है। और बाकी जितने भी आएंगे, संविधान क्या है, अंगीकृत कब हुआ है, अधिनियमित कब हुआ है, या आत्मर्पित कब हुआ है, तो वो है 26 नवंबर 1949। उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत बार आता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन ठीक है, 26 नवंबर को ही जो हमारा छत्तीसगढ़ पीएससी है, उसके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी होता है। सभी को मालूम है होगा आपको, जो छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस वाला एग्ज़ाम है, सीजीपीएससी वाला, उसके अंतर्गत जो पोस्ट आते हैं, चाहे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी हो, जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन वो 26 नवंबर को ही आते हैं। ठीक है, चलिए, कब से मनाया जा रहा है, तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है एसएससी बैंक में। तो 2015 से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले यह किस मतलब किस नाम से जाना जाता था, तो विधि दिवस के रूप में जाना जाता था। पहले ये विधि दिवस के रूप में जाना जाता था, अब क्या है, संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है 26 नवंबर। कब से मनाया जा रहा है, तो 2015। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में, इसको पढ़ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत के संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग का उल्लेख है, 22 भाग का उल्लेख है। और कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसके अंतर्गत हम 12 अनुसूची है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको नहीं पढ़े हैं आप तो वीडियो देख लीजिए। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ चुके हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। अब क्या है, टोटल कितने हैं, 12 हैं। ठीक है,
आप लोग के लिए होमवर्क ये है या कमेंट में बताएंगे कि 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 10वीं को किससे जोड़ा गया है, 11वीं को किससे जोड़ा गया है और 12वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, और किससे संबंधित है ये भी बताएंगे। उसके बाद है हमारे देश को संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है। संविधान में कितने अनुच्छेद है जी बताइए। संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। घबराना नहीं है कि 395 अनुच्छेद कैसे याद करेंगे, वो जवाबदारी मेरी है आपको कैसे याद कराना है। ठीक है, तो आप सिंपल से मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको बस फोकस करिए, उसका बस नोट्स बनाइए, बाकी सब कवर हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद की 1 क्या बोलता है, एक सिर्फ यही बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया नाम से संबोधित किया गया है। अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया नाम से संबोधित किया गया है हमारे देश को। क्लियर है, यही बस बोलते हैं भारत अर्थात इंडिया नाम से। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय संविधान का रक्षक। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जो संविधान में नियम कानून है, नियम का उल्लंघन ना करे कोई, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो। ठीक है, तो इसके लिए किसको मतलब सुरक्षा के रूप में रखा गया है ये बताइए। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखा गया है उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय जो है वो बहुत देख रेख करती है संविधान का, जो नियम कानून का बुक है, संविधान है, हमारे कानून है कि कानून से कोई भी खिलवाड़ ना किया जाए या फिर छेड़खानी ना किया जाए, कानून से इसको बदला ना जाए। इसका जो देख रेख करती है वो है, जैसे केंद्र में है उच्चतम न्यायालय करती है, अगर राज्य में बोला जाए तो हमारा हाई कोर्ट है, वो सबसे बड़ी है। ठीक है, याद रखेंगे, वो इसके रक्षक है। उसके बाद देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना का महत्व है इसके परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक अधिनियमों की व्याख्या की जा सकती है। प्रस्तावना आप लोग सभी को मालूम होगा, जैसे कि उसको मैं शॉर्ट के माध्यम से उसको बोल के बताऊंगा, लेकिन अभी इतना याद रखिए प्रस्तावना में सब नियम कानून बोला गया है कि क्या क्या चीज़ इसमें शामिल है। जैसे कि इसमें शामिल किया गया है सामाजिक आर्थिक न्याय, ये सब है, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अभी सिर्फ याद रखेंगे प्रस्तावना का महत्व है कि इसके परिप्रेक्ष्य में मतलब इससे संबंधित संवैधानिक अधिनियमों की व्याख्या की जा सकती है। उसके बाद है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। अभी सुने बस रही है, ठीक है, मैं फिर बताऊंगा कौन से भाग में है ये अगले वीडियो में। नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में क्या चीज़ का उल्लेख है बोल रहा है, महात्मा गांधी के आदर्शों को भी दर्शाया गया है। किसको, महात्मा गांधी के आदर्श, मतलब उनके जो नियम कानून थे, उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, ठीक है ना, वो दर्शाया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो आपको सिर्फ अभी यही याद रखना है कि भारतीय संविधान के जो नीति जैसे मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, इसी प्रकार क्या है एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है, जिसमें महात्मा गांधी के आदर्श मतलब महात्मा गांधी के जो मतलब उपदेश थे उसको शामिल किया गया है कि ऐसा करना है, अहिंसात्मक दृष्टिकोण रखना है, ये सब तमाम प्रकार की चीज़ें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को मान लो अपना काम करने का मन नहीं है, वो इस्तीफा देना चाहते हैं, तो किसको इस्तीफा देंगे जी बताइए, या त्याग पत्र या रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे। तो किसको देते हैं याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति को देते हैं, ना कि प्रधानमंत्री को, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है, रेजिग्नेशन लेटर जो है या इस्तीफा पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति वह उसकी सूचना किसको सौंपते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं, याद रखेंगे, किसको सौंपते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को बताते हैं वो। क्लियर है कि राष्ट्रपति अपना जो राष्ट्रपति को मान लो इस्तीफा देना रहेगा तो किसको देंगे, सिंपल से बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। हम लोग राष्ट्रपति पर बनने के लिए क्या क्या अहर्ताएँ हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसको लोकसभा सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, लेकिन लोकसभा सदस्य नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, वो सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही याद रखिए। उसके बाद है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। योजना आयोग का भी नाम हो गया है नीति आयोग। तो योजना आयोग या नीति आयोग एक ही है। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री, मतलब इस टाइम जो भी प्रधानमंत्री हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। मान लो अगले पंचवर्षीय योजना में या पंचवर्षीय काल में दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो बन जाएंगे नीति आयोग या योजना आयोग के मतलब अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वही है। पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था उसी को, अब क्या है उसी को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है भारत का महान्यायवादी, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा हमारे देश का जो कानूनी अधिकारी है
मंत्री नहीं बोल रहे हैं, कानून मंत्री अलग है और अधिकारी अलग है, ठीक है, ऑफिसर बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो याद रखेंगे देश का मतलब भारत का, केंद्र सरकार का, वो है महान्यायवादी। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन आए राज्य का, यहाँ पे क्या है ध्यान देंगे, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी बोल रहे हैं और ये क्या है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी बोल रहे हैं। राज्य का कौन होता है जी, राज्य का होता है महाधिवक्ता बोलते हैं। जो राज्य का विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी या कानून का अधिकारी, उसको बोला जाता है महाधिवक्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य वाला, और केंद्र वाले को महान्यायवादी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दंडित अपराधी के दंड को क्या बोला गया है, दंडित अपराधी के दंड को राज्यपाल क्षमा, विलंबन, परिहार, लघुकरण कर सकता है। मृत्यु दंड के संबंध में राज्यपाल को क्षमा का अधिकार नहीं है, याद रखेंगे। हम लोग इसको डिटेल्स अध्ययन करेंगे कि विलंबन मतलब क्या होता है, परिहार मतलब क्या होता है, लघुकरण मतलब क्या होता है, ठीक है ना, किस प्रकार मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, डिटेल अध्ययन करेंगे। लेकिन आप लोग बस इसमें सुने बस रहिए कि इसमें सिर्फ ये याद रखिए कि राज्यपाल को भी, राज्यपाल सभी स्टेट में होते हैं, कि राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार है, उसको कुछ टाइम के लिए डिले करने का अधिकार है, किसी की सज़ा को या सज़ा को कम करने का भी अधिकार है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड की सज़ा मिली है तो उसको माफ़ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति क्या है, किसी की मृत्यु दंड अगर सज़ा हुई है तो उसको क्या है, माफ़ भी कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन राज्यपाल को यही बस अधिकार नहीं है, बाकी जितने भी हैं वो दोनों का समान है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का, क्लियर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी सुने बस रहिए, जितना लिखा है सिर्फ उसको बस याद करिए अभी। उसके बाद देखते हैं हम लोग मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आप लोग पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ में हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय है, 2003 में गठन हुआ है रायपुर में, ठीक है। ये लिखा हुआ है मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे, तो याद रखेंगे भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं बताइए, प्रथम पढ़ चुके हैं, प्रथम थे एच.जे. कन्या करके है, ठीक है। लेकिन ये इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये प्रथम तो नहीं है ना, वर्तमान भी नहीं है, क्यों पढ़ रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्यों का निर्वहन किया है। याद रखेंगे जब डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर उस टाइम राष्ट्रपति थे, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका अदा कर रहे तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए। इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए। इसमें बोल रहा है, एक नियम है बताना चाहूँगा, राष्ट्रपति का पद है, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति मान लो किसी भी कारण से अवकाश ग्रहण किए हैं, छुट्टी लिए हैं या कहीं बाहर गए हैं, मान लो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो चुनाव तो तुरंत नहीं हो पाएगा, चुनाव तुरंत करा लिया और नया राष्ट्रपति बन के आ गए, तब तक वो पद को संभालेगा कौन। जैसे कि उदाहरण देता हूँ कि स्कूल में होता है प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल नहीं रहते हैं या प्रिंसिपल कुछ हो गया तो कौन संभालता है, वाइस प्रिंसिपल संभालते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार राष्ट्रपति जो है किसी काम से बिजी हो गए या कहीं चले गए बाहर या मृत्यु हो गई तो कौन संभालेगा तब तक के लिए, तो कुछ टाइम के लिए उपराष्ट्रपति जो है वो संभालता है राष्ट्रपति का पद, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेगा, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। कौन, सर्वोच्च न्यायालय के, यहाँ पे लिखा है देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे राष्ट्रपति का पद। अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो क्यों हुआ था ऐसा, देखिए कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये उस टाइम राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो इनकी मृत्यु के बाद कौन संभालना चाहिए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन थे उस टाइम, वी गिरी थे। लेकिन उस टाइम ऐसा माहौल था कि चुनाव होना था, है ना, अब मृत्यु हो गई है तो फिर चुनाव कराना पड़ता है 6 महीने के अंतर्गत, तो ये क्या है, उम्मीदवार बन गए, उम्मीदवार मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव में खड़े हो गए, तो वो पद भी खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तब तक राष्ट्रपति पद का निर्वहन कौन करेगा, तो मैंने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, अगर राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है करके। मैं इसको बार बार क्यों अच्छे समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। और राष्ट्रपति अपना पद इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार क्या बोल रहे हैं, कुछ अनुच्छेद बस इंपॉर्टेंट है। पहला अनुच्छेद, अभी तक हम लोग सिर्फ पहला अनुच्छेद पढ़े हैं, पहला अनुच्छेद क्या बोलता है, भारत अर्थात इंडिया नाम से उल्लेख है हमारे देश के नाम से, और अभी 94 पढ़ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा भंग होने के बाद भी
अगली लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि लोकसभा को जो अध्यक्ष होता है या विधानसभा अध्यक्ष होगा, अगर लोकसभा भंग हो गया तो भी क्या है, अगली लोकसभा मतलब चुनाव होगी, जब तक नया अध्यक्ष बन के नहीं आता तब तक वो क्या है, अपने पद पे बने रहते हैं। जब नया आता है तभी वो जाता है। क्लियर है आप सभी को? वही बस बोलना चाह रहा है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है जी। जैसे कि उदाहरण समझ लेते हैं कि कोई भी ड्यूटी कर रहा है, मान लो गार्ड ही कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है, जब तक क्या है जो दूसरे का शिफ्ट है ना, उस जगह उसका टाइम हो गया है, दूसरा अगला पर्सन नहीं आएगा, चाहे लेट हो जाए, उसको 1-2 घंटा आ जाए, तब तक वो क्या है, रुके रहेगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो अपना नहीं जाएगा घर। ठीक है, उसी प्रकार है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। एक व्यक्ति को एक ही समय में एक से अधिक राज्यों को राज्यपाल बनाया जा सकता है कि नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल। जैसे बात करना चाहूँगा आनंदीबेन पटेल, सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ की ये क्या थी जी, छत्तीसगढ़ की ये राज्यपाल थी कार्यवाहक के रूप में। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के जो 5वें राज्यपाल थे बलराम जी दास टंडन, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, तब तक राज्यपाल का पद कौन संभालेगा? तो जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी आनंदीबेन, उन्होंने क्या है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद भी संभाला, प्लस छत्तीसगढ़ का भी वो कार्यकारी के रूप में देखती थी, दोनों राज्य का देखती थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है किसी व्यक्ति को। उसके बाद है आपातकाल में भी। आपातकाल लगता है जब देश में क्या है, बाहरी आक्रमण होता है, ठीक है, ये सब होता है, तो उसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, को स्थगित नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ लेते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या बोलता है कि दोष सिद्धि के संदर्भ में स्वतंत्रता। दोष सिद्धि मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को क्या है, अपना जो दोष लगाया है, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है, तो हमें उस दोष को क्या है, अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है कि हम गुनाहगार नहीं हैं करके। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 20 ये भी बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरे दंड नहीं दिया जाएगा, एक सजा के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करेंगे, आप लोग सुने बस रहिए। 20 और 21 में बोलता है जीवन जीने का अधिकार, कि हम लोग अपनी पसंद से जैसे भी जीवन जीना चाहे जी सकते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट एक पढ़ते हैं इसमें, उसके बाद खत्म करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में विश्व शांति के संदर्भ में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। क्या बोला गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में विश्व शांति के संदर्भ में, मतलब भारत जो है विश्व को शांति के रूप में बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। याद रखेंगे कि शांति व्यवस्था बने रहे करके। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। जो भी मैं बोला हूँ उसको अच्छे से सुनना है, मेन तो वही है।